हेलो दोस्तों, आज सबको टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल देखने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। बी में दिया हुआ संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है और सी में दिया हुआ संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है। डी में दिया हुआ है संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यूएनएफपीए द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व के लगभग 17.78%, लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। अंततः वर्तमान संदर्भ में निकटतम सही उत्तर इसका सी होता, लेकिन ये पहले के क्वेश्चन है इसलिए 17% होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ अक्षांशीय विस्तार। नंबर 1 में दिया हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए में दिया हुआ है राजस्थान से, बी में दिया हुआ है उड़ीसा से, सी में दिया हुआ है त्रिपुरा से और डी में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। नंबर 1 में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत का विस्तृत क्या है? ये में दिया हुआ दोस्तों 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड के बीच है। सी में दिया हुआ है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी के बीच है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, इनमें से कोई नहीं। अब भारत का मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अंततः स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प में इसका आंसर नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ दोस्तों निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ए में है भोपाल, बी में है आइजोल, सी में है रांची, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों आइजोल। दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? ए में दिया है दोस्तों 5.5 घंटे, बी में दिया हुआ है 6 घंटे और सी में दिया हुआ है 5 घंटे। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है 5.5 घंटे। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक मध्याय रेखा माना जाता है। मध्याय रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याय रेखा 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में मानी जाती है। यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। 78 डिग्री 5 मिनट 78 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 87 डिग्री पूर्वी। इसका राइट आंसर दोस्तों 83 डिग्री पूर्व है। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। 4 घंटे का, 5 घंटे का
-5 घंटे का, -4 घंटे का, 5 घंटे का अंतर होगा दोस्तों, 5.5 घंटे। इस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों बघेलखंड के पठार होगा। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। सीमावर्ती देश, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ दोस्तों मैकमोहन रेखा, बी में दिया हुआ है रेड क्लिफ रेखा, सी में है इंदिरा पॉइंट, डी में है डुरंड रेखा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है मैकमोहन रेखा। भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा से जाना जाता है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांतर मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं मिलती है? ए में दिया हुआ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बी में दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सी में दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान की, बी में दिया हुआ म्यांमार की, सी में दिया हुआ बांग्लादेश की, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जिसकी लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। असम बांग्लादेश से सीमा भारत के राज्य के लगने वाली असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? 6, ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ 5, सी में दिया हुआ 7। इसका राइट आंसर दोस्तों ई होगा। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा है। अंतर इसका राइट आंसर दोस्तों ई था। भारतीय भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक देश नंबर 1 में दिया हुआ दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। एक में दिया हुआ ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। और 3 में दोस्तों शिवालिक वह हिमालय है जो उत्पत्ति से सबसे नवीनतम है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। 1 और 3 राइट आंसर है। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक वह हिमालय है जो उत्पत्ति से सबसे नवीनतम है। ग्रेट हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बड़ा हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्न का कथन 1 और 3 सही था, 2 गलत था। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1 में दिया हुआ है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 में है दोस्तों कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई। 3 में है दोस्तों गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। 4 में है दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट
तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1, 2, 3 सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक बहिर शाही है। यह एक लहरदार पठारी उच्च भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। यह संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का ही विस्तृत रूप है। अंतः एक कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिति में हुई है। अंतः दो भी सही है। एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा का विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड के हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लगाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अंतः कथन 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारत प्लेट के यूरेनियम प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं। अंतः 4 गलत है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में केंद्रीय उच्च भाग, 2 है महान मैदान, 3 है तटीय मैदान और 4 है और उत्तरी मैदान। इसका राइट आंसर दोस्तों सबसे पहले 3 होगा तटीय मैदान, फिर 1 होगा केंद्रीय उच्च भाग, फिर 2 होगा महान मैदान और फिर 4 होगा उत्तरी पर्वत। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौगोलिक इकाइयों का आरोही क्रम में निम्नलिखित है। तटीय मैदान सबसे पहले आएगा, फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान और उत्तरी पर्वत आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। 33 का, बी में है गोंडवाना लैंड का, 80 में है सेंजिया का, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों गोंडवाना लैंड का। महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यह विशाल महाद्वीप जुरासिन से क्रीटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका में विभाजित हुआ। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डॉट के भाग है। गोंडवाना लैंड का, बी में है लॉरेशिया लैंड का, सी में है अंटार्कटिका महाद्वीप का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें उच्च मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, बी में है अरावली। इसका राइट आंसर दोस्तों शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यह हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक संरचनात्मक घाटियां स्थित है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में दिया हुआ है लद्दाख, 2 में दिया हुआ काराकोरम, 3 में दिया हुआ पीर पंजाब और 4 में दिया हुआ जास्कर। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा दोस्तों काराकोरम, फिर आएगा दोस्तों लद्दाख, काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा।
लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जासकर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल। काराकोरम आएगा सबसे पहले, फिर लद्दाख, फिर जासकर और फिर पीर पंजाल आएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ए में है इयोजोइक में, बी में दिया हुआ है पैलियोजोइक में, सी में दिया हुआ है मेसोजोइक में, डी में दिया हुआ है सेनोजोइक में। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के मुख्यतः प्लायोसिन युग में 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, बी में दिया हुआ विंध्याचल का भाग है, सी में दिया हुआ पूर्वी घाट का भाग है, डी में दिया हुआ शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा, शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण की आयु तथा वलियों की तीव्रता के आधार पर 3 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। ए में दिया हुआ 30%, बी में दिया हुआ 27%, सी में दिया हुआ 40%, डी में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों के हिस्सा लगभग 29 से 30% है। पर्वतों के कुल 29 से 30% है। कुल भूमि क्षेत्र में पठारी भाग लगभग 28% तथा मैदानी भाग 43% है। वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है गारो पहाड़ी, डी में है नंगा पर्वत, सी में है खासी पहाड़ी, डी में हुए नामचा बरवा। वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। नामचा बरवा दक्षिण पूर्व तिब्बत, नामचा बरवा दक्षिण पूर्व तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ए में है दोस्तों जासकर, बी में है पश्चिमी पीर पंजाल, सी में है लद्दाख, डी में है पूर्वी पीर पंजाल। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, पूर्वी पीर पंजाल। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के अधीन कराया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जेन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन किया। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 8.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 10.2 किलोमीटर, डी में है दोस्तों 11.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों 8.2 किलोमीटर है। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? मनाली एवं जम्मू कश्मीर, मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी, सी में है दोस्तों श्रीनगर एवं लेह, डी में है श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर दोस्तों श्रीनगर एवं लेह है। जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के
द्रास तथा जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनबर्ग के मध्य निर्माण निर, निर्माणाधीन एक सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम की सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराई गई है। दक्षिण दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ियां। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के विभाजित करती है? ए में है विंध्याचल श्रेणी, बी में है हिमालय श्रेणी, सी में है अरावली, डी में है पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के विभाजित करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। ए में है अन्नामलाई पहाड़ियां, बी में है नीलगिरी पहाड़ियां, सी में है कार्डमम पहाड़ियां, डी में है शेवरॉय पहाड़ियां। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है कार्डमम पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी ये कार्डमम पहाड़ियां लगी हुई है। दोस्तों आप सबको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।